नमस्कार। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पर्यावरण केंद्रित लघु कथाएं वसुधा करे पुकार। इसके संपादक हैं कपिल शास्त्री जी। आगे बढ़ने से पहले आइए कपिल जी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 1965 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर से वर्ष 1982 में 11वीं पास, बीएससी, एमएससी जियोलॉजी, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट। लेखन विधा की बात करें तो इन्होंने 2015 से लेखन आरंभ किया। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं लघु कथा संग्रह है जिंदगी की छलांग, अनुपयोगी संस्मरण संग्रह है नानी का घर। इन्हें बहुत सारे सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका सत्य की मशाल में समाचार संपादक, वर्ष 1990 से 2004 तक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी वोकहार्ट में कार्यरत, 2004 से वर्तमान तक मेडिकल होलसेल का व्यापार। यह पुस्तक प्रकाशित हुई है वनिका पब्लिकेशन से। यह पुस्तक उन्होंने समर्पित की है रचनात्मक सहयोग देने वाले रचनाकारों व पाठकों को। इस पुस्तक की भूमिका लिखी है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी इंदौर से। वे लिखते हैं, वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता पर्यावरण के अनुकूल दैनिक जीवन की गतिविधियों को क्रियान्वित करने की है। इसके लिए प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज़, जूट की थैली का प्रयोग करना, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग डिब्बे में रखना, आने जाने में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना। आगे वे लिखते हैं, प्रस्तुत संकलन की प्रत्येक लघु कथा पर्यावरण के तारंबे से जुड़ी होकर अपने अपने अभिप्रायों से वर्तमान को सजाने, संवारने, लोक उपकारी बनाने में संलग्न प्रतीत होती है। साहित्य का मकसद सबका हित साधने में है। यहाँ भी प्रायः हर लघु कथा में पर्यावरण के पक्ष में मनुष्यों को खड़ा कर सौहार्द भावों से उन्नत पर्यावरण के साथ स्वस्थ मानव जीवन की कामना की गई है। संपादकीय में कपिल शास्त्री जी लिखते हैं, कोई हमें हमारे मुंह पर एहसान फरामोश बोल दे तो हम जल भुन जाएंगे, परंतु जब कोई बोले ही नहीं और आपत्ति भी नहीं ले तो हम नसरगट की तरह एहसान फरामोश ही बने रहेंगे। पर्यावरण के मामले को भी हमने, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, अर्थात बहुत सस्ते में यह सोचकर ले लिया कि इसने तो हमेशा हमारा साथ दिया है और देता रहेगा। लेकिन विगत कुछ दशकों में देखा गया है कि इसे सस्ते में लेने की भूल की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पर्यावरण कुछ बोलता नहीं है, पहले सिर्फ सचेत करता है, फिर विनाश लीला दिखाता है। आगे वे लिखते हैं, पर्यावरण संरक्षण पर कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली लघु कथाएँ मिली जिनकी ज़रूरत थी। भविष्य की कल्पना करके रची लघु कथाएँ भी मिली। कुल मिला के इन लघु कथाओं में सकारात्मकता, रचनात्मकता, मौलिकता, कल्पना के विविध रंग हैं, जिनसे आशान्वित हूँ कि आने वाला संग्रह पर्यावरण संबंधित लघु कथा साहित्य में महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में दर्ज होगा। रचनात्मक सहयोग देने वाले सभी रचनाकारों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि उनकी रचनात्मकता के साथ पूर्ण न्याय कर पाऊँ। इस पुस्तक में कुल 89 लघु कथाएँ हैं, जिनमें कुछ नाम मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। अशोक जैन जी, अशोक गुजराती, अनिल मकरिया, आशा शैली, अंजू निगम, अंजू खरबंदा, डॉक्टर अशोक कालरा, अनिल कुमार, अलका गुप्ता, अनीता शरद झा, अर्चना रॉय, अनीता रश्मि, अखिलेश शर्मा, बलराम अग्रवाल जी, डॉक्टर विपिन पांडे,
भोलानाथ सिंह, भारती कुमारी, डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी, दिव्या शर्मा, गीता चौबे गूंज, घनश्याम मैथिल अमृत, स्वर्गीय इंद्रजीत कौशिक, ज्योत्सना कपिल, जनकजा कांत शरण, ज्योति व्यास, कनक हल्लालका, कपिल शास्त्री, डॉक्टर शमा सिसोदिया, डॉक्टर कुसुम जोशी, डॉक्टर लता अग्रवाल, मृणाल, आशुतोष, मोहन, राजेश, मुकेश शर्मा, मधुलिका सक्सेना आदि। आइए अब इस पुस्तक में से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ एक लघु कथा कपिल शास्त्री जी की, जिसका शीर्षक है कहीं डंक ना लग जाए। विपुल जी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि फ्लैट में रहने के बावजूद भरपूर हरियाली के आगोश में है। हालांकि वह तीसरी मंजिल पर है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर वालों के गार्डन में लगे आम और नीम के वृक्ष की ढगाले उनके सम्मुख है। ग्राउंड फ्लोर वालों की दृष्टि के आगे तो सिर्फ तने ही हैं। डगालों पर सुस्ताने वाले विभिन्न प्रजातियों के सुंदर पक्षियों को वह करीब से देख सकते हैं। मोबाइल कैमरे से उनकी तस्वीर भी ले सकते हैं। अपार्टमेंट के पीछे से बहने वाले नाले से भी नाले वाली हिकारत नहीं आती, क्योंकि वह बहता हुआ है। कोई दुर्गंध नहीं है। कई बार ग्लाइड करते हुए बड़े बड़े पंछी भी आते हैं और अपने लंबे लंबे पतले पतले पैरों से चहलकदमी करते हुए इसी नाले में अपना आहार तलाशते हैं, फिर अनंत आकाश में गुम हो जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर किराए पर रहने वाली नम्रता ज़रा भी नम्र नहीं है, बल्कि डीठ प्रवृत्ति की है। वैसे तो 24 घंटे वेस्टर्न कपड़ों में रहती है, लेकिन मुंह खोलते ही बुंदेलखंडी हो जाती है। किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती है और फराटे से पीला वेस्पा चलाती है और कहीं भी पार्क कर देती है। पति विवेक भी कोई प्राइवेट जॉब करता है। दोनों ही अपनी ठसक में रहते हैं, इसलिए अधिक बोलचाल नहीं है। नीम के पेड़ से गिरने वाले पत्तों के नीचे कचरा भी हो जाता था, जिसे सर्दियों की ठंडी शाम के मौसम में भी वह जलाने लगी थी, जिससे ऊपर के फ्लैट वालों के घरों में धुआं भर जाता और सांस लेने में तकलीफ हो जाती। विपुल जी की धर्मपत्नी विभा कुछ भी उधार नहीं रखती, मुंह के मुंह पर सुनाने वाली है। उसे बहुत क्रोध आया कि हम पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहे हैं और यह कल की आई छोकरी अपना चला रही है। ये ना होगा। किसी तौर पर चाहे चले छुरियाँ। कुछ दिन बर्दाश्त करने के बाद नम्रता के इस गंवारपन पर उसने और उसकी बेटी अंजलि ने ऊपर से ही आवाज़ बुलंद चिल्ला चिल्ला कर खूब लड़ाई की। तब उसने यह बंद किया। एक दिन उसने इस नीम के पेड़ की डगाल काटने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया था। तब भी विभा ने पर्यावरण प्रेमी बनकर उसका वीडियो बनाकर उसे हड़काया था कि हम रिपोर्ट कर देंगे। वह डर कर नीचे उतर गया था। विभा ने पूरे अपार्टमेंट में ऐलान कर दिया था कि नीम का पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है और यह गंवार उससे कटवा रही है। संदेश स्पष्ट था, ना हम कचरा जलाने देंगे, ना हम डगाल काटने देंगे। कुछ महीनों के बाद इसी पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता भी बना लिया था। एक मधुमक्खी ने नम्रता की बच्ची को काट भी लिया था। तब उसने सभी फ्लैट वालों को अपनी खिड़कियां बंद रखने की हिदायत देकर छत्ता हटाने वाला बुलवाया था। अब की बार विभा ने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद रखकर पूरा सहयोग किया था। एक डर भी था कि कहीं मधुमक्खी डंक न मार दे। अब फिर सुना है कि डगाल काटने वाले को बुलाया जा रहा है। मधुमक्खियों का छत्ता फिर आकार लेने लगा है। इस बार विभा का कोई विरोध ना देखकर विपुल जी ने पूछा, वो तो तुम्हारी घुर विरोधी है ना? विभा का जवाब मानवता और बिल्डिंग की सुरक्षा के पक्ष में था। उसकी बच्ची को काट लिया है और डगाले अपार्टमेंट की दीवारों को छू रही हैं। कीट पतंगे भी आ रहे हैं। अब पत्नी व्रता पति विपुल जी सोच रहे हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पहले अगर मैं नम्रता का पक्ष लेता तो मुझे गद्दार की पदवी से नवाजा जाता। चलो ठीक है, कुछ महीनों में हम भी तो अपना केश कर्तन करवाते हैं, कहीं डंक ना लग जाए। इस भय से दो घुर विरोधियों ने गठबंधन सरकार बना ली। परंतु एहसास तो होता है कि मनुष्य ने बहुमंजिला इमारतों द्वारा पक्षियों और कीट पतंगों की दुनिया में अतिक्रमण को तो किया है।
आशा है आपको यह लघु कथा और इस पुस्तक परिचय के बारे में जो मैंने बताया पसंद आएगा। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर इस पुस्तक की और लघु कथाएँ आप मुझसे सुनना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उन्हें आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। तब तक नमस्ते, जय हिंद।